क्या आप जानते हैं जब कोई एक बार क्राइम करने की सोच ले तो संभवतः उसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि वो किसी भी हालत में पकड़ा न जाए, उस क्राइम में उसका नाम ना आए। लेकिन जिस दिन क्राइम को अंजाम दे दिया उस दिन से उसकी आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे उसकी ज़िंदगी जेल के अंदर ही बीतेगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें हर स्टेप पर, हर कदम पर पुलिस कंफ्यूज होती जा रही थी। जिनको ये ज़मीन के ऊपर ढूंढ रहे थे वो मिला ज़मीन के अंदर। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। ये जगह शुगर केन प्रोडक्शन और शुगर मिल्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एक तहसील पड़ता है नजीबाबाद। यहीं के शिवलोक कॉलोनी में एक कपल रहता था। ये बात 2022 की है। इसमें राजेश अग्रवाल और इनकी पत्नी बबीता अग्रवाल थे। पति 55 साल के थे और पत्नी 44 साल की। इन दोनों की शादी को लगभग 22 साल हो चुके थे, मगर इनकी कोई भी संतान नहीं थी। वैसे घर में बच्चों के अलावा और किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राजेश अग्रवाल की दो दुकानें चलती थीं और इस समाजवादी पार्टी से व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव भी थे। मतलब एक बिजनेसमैन, ऊपर से पॉलिटिक्स में अच्छी खासी पोस्ट। वह इनकी पत्नी बबीता अग्रवाल खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मतलब ये कपल अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब दिन आता है 28 फरवरी 2022, महीने का आखिरी दिन था। अचानक इसी दिन से बबीता और इनके पति राजेश लोगों को दिखना बंद हो जाते हैं। मतलब इनके घर पर ताला टंग गया। एक तरह से बोले तो ये रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। शुरुआत में तो कोई इतना ध्यान देता नहीं है। इसकी वजह थी क्योंकि ये अधेड़ उम्र के थे, ऊपर से दिन भर अपने कामों में बिजी रहते थे। इस वजह से इनका अपने आस पड़ोस के लोगों से उतना मतलब ही नहीं रहता था। घर में तो कोई बच्चों की चहल पहल भी नहीं थी कि लोग ध्यान दें। राजेश और बबीता के रिश्तेदार भी कहीं और दूर रहते थे। इस तरह से 28 फरवरी को अग्रवाल कपल कहीं चला गया और लोगों को कोई खबर तक नहीं। बबीता के एक भाई थे, मनोज कुमार राणा। ये गाजियाबाद के रहने वाले थे। मनोज की अक्सर अपनी बहन बबीता से फ़ोन पर बात होती रहती थी, हाल चाल के लिए। एक दो दिन में बहन का कॉल आ जाता या भाई खुद कर देते हैं। लेकिन 28 फरवरी की तारीख से बहन ने भाई का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फ़ोन पूरा रिंग होकर कट जाता था। पहले दिन भाई ने सोचा कि बहन किसी काम में बिजी होगी, फ्री होकर कॉल कर देगी, लेकिन बहन कॉल नहीं करती है। भाई उसको व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, लेकिन वो उसे भी नहीं देखती। इसके बाद भाई ने अपने जीजाजी यानी राजेश अग्रवाल को कॉल किया। वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनका भी फ़ोन पूरा रिंग होकर कट जाता था। ऐसे करते करते एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन बबीता ना तो अपने भाई को कॉल कर रही थी और ना ही मैसेज। उल्टा भाई कॉल करते तो वो पिक भी नहीं करती। ऐसे ही जीजाजी के साथ भी था। इससे मनोज राणा को अपनी बहन की थोड़ी टेंशन होती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहन ने कभी भी अपने भाई का फ़ोन इग्नोर नहीं किया। इसके बाद मनोज राणा 7 मार्च को गाजियाबाद से बिजनौर जाते हैं। सीधे ही अपनी बहन के घर पर गए। यहाँ इन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा हुआ है। इससे ये और भी परेशान हो जाते हैं। एक तो बहन फ़ोन नहीं उठा रही है, ऊपर से ये लोग कहाँ चले गए। बबीता कहीं आने जाने से पहले अपने भाई से जिक्र जरूर करती थी, लेकिन इस बार नहीं बताया। अभी भी भाई अपनी बहन को और जीजाजी को कॉल करते हैं, लेकिन घंटी पूरी बज के फ़ोन कट जा रहा था। वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसके बाद मनोज राणा ने घर के आसपास के लोगों से बात की, पड़ोसियों से बात की। आखिर बबीता और राजेश अग्रवाल कहाँ गए हैं, शायद किसी पड़ोसी को बताया हो। भाई के आने के बाद पड़ोसियों ने भी ध्यान दिया कि हाँ, बबीता और राजेश अग्रवाल तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। घर पर ताला था। हो सकता है कि वो कहीं घूमने गए हों। पति पत्नी में बहुत प्यार था और वो घूमने जाते भी रहते थे। एक और बात थी कि आखिर अपने घर से गए कब, किसी ने इनको जाते हुए नहीं देखा था। चूँकि ये गाँव जैसा इलाका है तो लोगों को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। कौन कहाँ पर जा रहा है, कितने बजे गया, कब आएगा, सब पता होता है। कुछ लोग तो अपने घर की जिम्मेदारी भी पड़ोसियों को सौंप कर जाते हैं कि घर का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तो राजेश और बबीता को किसी ने भी घर से जाते हुए देखा नहीं था। ये सब चीज़ें सुनकर मनोज राणा की टेंशन और भी बढ़ती है। इनसे जितना हो सकता था इन्होंने आस पड़ोस के लोगों से बात की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद ये थक हार कर 7 मार्च को ही, जिस दिन ये गाजियाबाद से बिजनौर आए, इन्होंने नजीबाबाद पुलिस थाने में जाकर अपनी बहन बबीता अग्रवाल और अपने जीजाजी राजेश अग्रवाल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सारी चीज़ें पुलिस को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। 28 फरवरी से बात नहीं हुई है उनसे, और उनके आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने भी 28 फरवरी से उनको देखा नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। शुरुआती टाइम में तो पुलिस इस केस को कुछ खास सीरियस नहीं लेती है। अब चूंकि वो कपल समझदार हैं, कहीं घूमने गए होंगे, आ जाएंगे, बेकार में चिंता कर रहे हैं। अभी तक उनको गए 7 से 8 दिन बीत चुके थे। इतने दिनों में बहन अपने भाई को कॉल जरूर करती। जब भाई को लगा कि पुलिस ठीक से एक्शन नहीं ले रही है, तो इन्होंने अपने जीजाजी की पार्टी यानी सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात की, उनको सब कुछ बताया।
चूंकि इनके पार्टी के मेंबर कई दिनों से लापता हैं, तो पार्टी के लोग शहर के एसपी के पास जाते हैं। अब एसपी की वजह से ये केस थोड़ी तेजी पकड़ता है। चूंकि जीजाजी राजेश अग्रवाल पॉलिटिक्स में थे, तो हो सकता है कि उनकी किसी से दुश्मनी हो। पॉलिटिशियन की दुश्मनी तो होती ही है। राजेश का किसी से विवाद हुआ हो, बिजनेस राइवल हो, या फिर बबली अग्रवाल की कोई दुश्मनी या रंजिश हो। मनोज राणा का अपनी बहन और जीजाजी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। ये घर पर आते जाते भी थे। इन्हें अच्छे से पता था कि वो लोग कैसे हैं और किन लोगों की संगत में हैं। इन्होंने दुश्मनी जैसी चीजों से साफ मना कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने इनसे पूछा कि आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो अग्रवाल कपल के करीब में रहता हो, उनसे इनके अच्छे संबंध हो। मनोज ये सुनकर थोड़ा सोचते हैं। फिर इनके दिमाग में आया कि एक महिला है, बहन बबीता अक्सर उनका जिक्र करती हैं। महिला का नाम था रोमा। ये बबीता की बहुत अच्छी दोस्त थी। इनका घर अग्रवाल कपल के घर से कुछ किलोमीटर दूर हमीदपुर गांव में था, जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। ये बबीता के ब्यूटी पार्लर में काम भी करती थी। घर पर भी इनका आना जाना था। मतलब ये एक तरह से फैमिली फ्रेंड थी। भाई मनोज टेंशन की वजह से रोमा से बात करना भूल गए थे। पुलिस को इन्होंने बोला कि हो सकता है कि रोमा को कुछ जानकारी हो। इसके बाद मनोज राणा और पुलिस के कुछ ऑफिसर्स रोमा के घर पर जाते हैं। इत्तेफाक से रोमा उस टाइम घर पर ही थी। इनके 2 बच्चे भी थे, एक 19 साल का बेटा तुषार और 13 साल की एक बेटी। बेटा तो घर पर ही था, लेकिन बेटी अपनी नानी के घर पर घूमने गई थी। तो पुलिस ने बबली और राजेश के बारे में रोमा से पूछताछ करना शुरू कर दिया। रोमा ने बताया कि ये भी कई दिनों से परेशान है। ब्यूटी पार्लर भी बबली का बंद है, जिससे काम रुका हुआ है। पार्लर की वजह से इसका घर चलता है। कई साल पहले रोमा के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी इस पर ही आ गई। रोमा ने भी कई बार बबली का फोन ट्राई किया था, लेकिन लगा नहीं। वो उठा नहीं रही थी। ये घर पर भी गई, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। इसके बाद रोमा ने बबली के पति यानी राजेश को कॉल किया। वो भी फोन नहीं उठा रहे थे। रोमा ने आगे बोला कि वो लोग जहां पर भी जाते हैं बता कर जाते थे, जिसके बाद यही पार्लर की देख रेख करती थी, लेकिन इस बार नहीं बताया। पुलिस ने सोचा कि बबली का भाई मिला, बबली की दोस्त मिली, मगर राजेश के घर वाले अभी तक पुलिस के पास आए क्यों नहीं? क्या उनको राजेश की चिंता नहीं है? भाई मनोज राणा के जरिए पुलिस राजेश के कुछ रिश्तेदारों तक पहुंचती है, जिससे उसके अच्छे संबंध थे। इन लोगों से बात करने पर एक हैरान करने वाली चीज पता चली। उन रिश्तेदारों ने बताया कि 2 मार्च के दिन राजेश का इन्हें कॉल आया था। राजेश ने इनसे बोला कि वो और बबीता घूमने के लिए हरिद्वार गए हैं, लेकिन फिलहाल ये अभी हल्द्वानी से बात कर रहे हैं। इन दोनों का फोन खराब हो गया था। सोचा कि घर वाले परेशान ना हो, इसलिए किसी दूसरे इंसान से फोन लेकर बात कर रहे हैं। बाकी लोगों को बता दीजिएगा कि चिंता ना करें, जल्दी घर आ जाएंगे। रिश्तेदार को लगा कि ये कोई छोटी मोटी बात है, तो उन्होंने बात करके कॉल कट कर दिया और अपने काम में लग गए। और फिर ये आगे भूल जाते हैं। इनके इसी भूलने की वजह से भाई मनोज, दोस्त रोमा और पुलिस की टीम इतने टाइम से परेशान है। इसमें ही पुलिस के दिमाग में आया कि एक पति पत्नी घूमने के लिए गए हैं, फोटो वगैरह तो लेंगे ही और सोशल मीडिया पर भी शेयर करेंगे या फिर अपने जानने वालों को भेजेंगे, मगर उनका फोन खराब है। बबली भी पहले सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, लेकिन 28 फरवरी के बाद जैसे उसने सोशल मीडिया यूज करना ही बंद कर दिया। आज के दौर में बिना मोबाइल फोन के घूमने जाना पॉसिबल नहीं। भाई मनोज राणा का भी बहन बबली का इतने दिनों से सोशल मीडिया यूज ना करना खटक रहा था। पुलिस ने अब बबीता और राजेश के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, उनको ट्रेस करने लगे। उधर एक टीम भेजी गई हल्द्वानी, क्योंकि वहीं से राजेश ने अपने रिश्तेदार को कॉल किया था। उस टीम के साथ भाई मनोज और दोस्त रोमा भी जाते हैं। आगे राजेश और बबली का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फोन स्विच ऑफ होने से पहले वो लगातार ट्रैवल कर रहे थे। शुरुआत नजीबाबाद से हुई। ये कभी हल्द्वानी में होते, कभी नैनीताल में, कभी हरिद्वार में। इनकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी। उधर हल्द्वानी में सबने बबली और राजेश को ढूंढने की कोशिश की। उनके फोटोज दिखाकर होटल्स में पूछा, रेस्टोरेंट में गए, दुकानों में पूछा, क्योंकि अगर वो घूमने के लिए आए हैं तो कहीं ना कहीं वो रुके होंगे, खाना खाया होगा, चीजें खरीदी होंगी। मनोज और रोमा भी पुलिस के साथ उन्हें ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। इन सब चीजों में पुलिस को अब अनहोनी की आशंका लग रही थी, क्योंकि लोकेशन में कोई भी होटल नहीं था जहां पर ये ठहरे हों। मतलब बबली और राजेश इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन ये किसी भी होटल में रुके क्यों नहीं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब उस रिश्तेदार को राजेश का कॉल आया था तो वो किसी अननोन नंबर से था। जाहिर सी बात है कि अगर किसी दूसरे नंबर से कॉल किया है और वो फोन में सेव नहीं है तो अननोन नंबर ही होगा। पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसी नंबर का पता लगाया जाए, शायद यहाँ से कोई सुराग मिले। ये भी पता चल जाएगा कि बबली और राजेश ठीक हैं या नहीं। पुलिस ने उस रिश्तेदार का फोन चेक किया जिसको राजेश का कॉल आया था। 2 मार्च के कॉल रिकॉर्ड्स देखे गए। इसमें वो अननोन नंबर पुलिस को मिल जाता है। अब पुलिस ने इस नंबर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। ये नंबर एक्टिव था और किसी महिला के नाम पर रजिस्टर्ड था और ये हल्द्वानी में शो हो रहा था। पुलिस की एक टीम तो ऑलरेडी हल्द्वानी में ही थी। इनको उस नंबर का एड्रेस दिया जाता है।
ये लोग वहां पर जाते हैं। खुशकिस्मती से जिसका ये नंबर था वो महिला मिल गई। इनसे पूछा कि क्या 2 मार्च के दिन किसी ने आपका फ़ोन लेकर किसी को कॉल किया था। इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, कॉल किए थे। वो बोले थे कि उनका फ़ोन ख़राब हो गया है, घर पर कॉल करना है, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। इसलिए महिला ने उस लड़के को फ़ोन दे दिया। पुलिस ये सुनकर हैरत में पड़ जाती है कि वो लड़का, लेकिन वो तो 55 साल की अधेड़ उम्र के आदमी होने चाहिए। अब पुलिस महिला को राजेश अग्रवाल की फ़ोटो दिखाती है। महिला ने फ़ोटो देखा और कहा कि ये नहीं थे, कोई और था। वो तो 20-21 साल का नौजवान लड़का लग रहा था। ये सुनते ही पुलिस भी चौंक गई। क्या एक लड़के ने राजेश अग्रवाल बनकर उनके रिश्तेदार को कॉल किया? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? वो लड़का कौन है? क्या राजेश और बबली ठीक हैं या नहीं? वो कहाँ होंगे इस वक्त? महिला के द्वारा बताया गया एग्जैक्ट डेट और टाइम कॉल के टाइम से मैच कर रहा था, इसलिए ऐसा भी नहीं था कि गलत इंसान से पुलिस मिली हो। इन सब चीज़ों में एक और घटना होती है। हरिद्वार के बस स्टैंड के पास एक स्कूटी खड़ी थी। वहाँ रोजमर्रा में आने जाने वाले लोगों को और दुकानदारों को इस स्कूटी को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से यहीं पर खड़ी थी। ये पार्किंग एरिया में थी, तो जो पार्किंग की पर्ची बनाते थे उनको भी थोड़ा अजीब लगा। इन्होंने वहाँ की लोकल पुलिस को सूचना भी दे दी। हरिद्वार की पुलिस बस स्टैंड पर जाती है और स्कूटी को कब्जे में लेती है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए आरटीओ ऑफिस से पता करवाया गया। इसका नंबर यूपी से शुरू था, यानी गाड़ी उत्तर प्रदेश की रही होगी। ओनर का नाम आया राजेश अग्रवाल और एड्रेस बिजनौर के नजीबाबाद के शिवलोक कॉलोनी का निकला। इसके बाद हरिद्वार पुलिस नजीबाबाद पुलिस को इस घटना की सूचना देती है। अब इधर पहले ही बिजनौर से राजेश अग्रवाल नामक आदमी और इनकी पत्नी लापता थे। कहीं वो स्कूटी इन्हीं राजेश की ही तो नहीं? एड्रेस भी सेम था। भाई मनोज राणा उस स्कूटी को पहचान जाते हैं, वो इनके जीजा जी की ही है। आखिर कोई स्कूटी के जरिए बिजनौर से हरिद्वार क्यों जाएगा? अब हरिद्वार पुलिस ने बस स्टॉप के पार्किंग एरिया के आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए थे सबको खंगालना शुरू कर दिया। आखिर किसने राजेश की स्कूटी को यहाँ पर पार्क किया था? यहाँ एक कैमरे में कोई लड़का ये स्कूटी चलाते हुए दिखता है। उसने स्कूटी को पार्किंग में पार्क किया, पर्ची लिया और चला गया। इसका चेहरा कैमरे में अच्छे से कैद हो गया था। जब बिजनौर पुलिस ने यह चेहरा देखा तो उनको याद आने लगा कि इसे कहीं तो देखा है। भाई मनोज राणा को भी तस्वीर दिखाई गई। ये देखते ही बोले कि लड़का तो रोमा का बेटा है। फौरन पुलिस बिजनौर के हमीदपुर पहुंची, रोमा के घर गए। रोमा के बेटे तुषार से स्कूटी पार्क करने वाले लड़के की फोटो मैच कराकर देखते हैं। ये मैच हो जाता है। इस लड़के की एज थी 19 साल, यानी अब ये माइनर नहीं था। पुलिस इसको उठाकर थाने ले गई और अपने अंदाज में पूछताछ शुरू कर दिया। यही लड़का कातिल निकलता है। इसने, इसकी मां रोमा ने और 2 और लोगों ने मिलकर राजेश अग्रवाल और बबली अग्रवाल का कत्ल किया था। 12 मार्च तक तुषार पकड़ा गया था। इन लोगों की कत्ल की प्लानिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। 28 फरवरी को सब कुछ अंजाम दिया गया। इस दिन दोपहर के वक्त राजेश अग्रवाल अपने घर पर थे और बबली अग्रवाल अपने ब्यूटी पार्लर में थी। इस दिन रोमा ब्यूटी पार्लर नहीं गई थी, क्योंकि आज का दिन कत्ल का दिन था। रोमा अपने बेटे तुषार को लेकर राजेश अग्रवाल के घर पर जाती हैं। तुषार अपने साथ एक हथौड़ा या कुल्हाड़ी लिए हुए था, इसने छिपाया था। ये दोनों राजेश के घर पर जाते हैं। राजेश इन्हें देखकर बहुत खुश हुए और इनको बिठाकर चाय कॉफी पिलाया। रोमा और तुषार ने चाय पिया और फिर राजेश से बातें करने लगे। इतने में अचानक से 2 बदमाश मुकेश और धीरज आते हैं। इन्होंने आते ही राजेश को काबू किया, उनका मुंह दबाया ताकि चिल्ला न सके, फिर इनका गला दबाते हैं। इसी में तुषार ने कुल्हाड़ी या हथौड़ा निकाला और राजेश के सर पर वार पे वार करना शुरू कर दिया। राजेश वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अब इनकी मृत्यु हो गई या बेहोश हुए केवल, इसका तो नहीं पता चला। राजेश के बेहोश होने के बाद बारी बारी सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। लास्ट में रोमा घर से निकली और ताला लगा दिया ताकि कोई और यहाँ पर घर में ना आ जाए। अब ये लोग सीधे रोमा के घर पर पहुंचते हैं। घर आने के बाद रोमा ने राजेश की पत्नी बबीता को कॉल किया। उनको बोला कि कुछ जरूरी काम है, आपको हमारे घर पर आना है। मैंने अपने बेटे को स्कूटी से भेज दिया है, आप उसके साथ चले आइए। थोड़ी देर के बाद वापस आपको पार्लर में छोड़ देंगे। अब चूंकि ये दोपहर का टाइम था तो कोई भी ब्यूटी पार्लर में आता नहीं था। बबीता खाली ही रहती थी। थोड़ी देर के बाद तुषार स्कूटी से पार्लर पहुंचता है। बबीता दुकान बंद करके स्कूटी पर बैठकर रोमा के घर पर आती है। यहाँ बबीता के साथ वही हश्र हुआ जो राजेश के साथ उसके घर पर हुआ था। बबली का गला दबाया गया, ये बेहोश हो गई या मृत्यु हो गई। फिर घर के आंगन या कहें तो रोमा ने जिस जगह पर अपने पशु बांध रखे थे उनको हटाकर वहीं गड्ढा किया गया। उसमें बबली के शव को फेंक कर ढक दिया गया। ऊपर से वापस पशुओं को बांध देते हैं। एक और गड्ढा ये लोग रेडी करते हैं और रात होने का वेट करते हैं। अब रात का थोड़ा वक्त हुआ तो ये लोग एक गाड़ी से राजेश के घर पर वापस गए। वहां से राजेश के शव को गाड़ी में रखा गया। घर पर ताला लगाते हैं, फिर वापस रोमा के घर पर पहुंचे। यहाँ आने के बाद दूसरे गड्ढे में राजेश का शव फेंक दिया गया और ढक देते हैं। इन दोनों ही दफनाने वाली जगह के बीच एक दीवार खड़ी की गई।
ऊपर से टिन का करकट लगाया जाता है और उस करकट के अंदर पशु बांध दिए गए। यानी एक शव के ऊपर पशु बंधे हुए थे करकट के अंदर और एक शव करकट के बाहर था, उसके ऊपर भी इन्होंने पशु बांध दिए। इस तरह से एक भयानक कत्ल को अंजाम दिया गया। पुलिस सारी वारदात सुनती है। इसमें तुषार, रोमा, मुकेश और धीरज अरेस्ट हो चुके थे। उधर इनकी निशानदेही पर पुलिस जेसीबी मशीन्स लेकर इनके घर पर पहुंची। जहां जहां बोला गया वहां पर खुदाई किया गया। वहां से 2 शव निकलते हैं। ये काफी हद तक ठीक ठाक थे। 28 फरवरी को इन्हें दफन किया गया था और 12 मार्च यानी 12 दिन में पुलिस ने इन्हें निकाल लिया। इन शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। इधर सवाल उठा कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया। रोमा और तुषार ने इसकी भी कहानी सुनाई। काफी लंबे समय से राजेश और बबली से रोमा की जान पहचान थी। रोमा तो बबली के ब्यूटी पार्लर में काम भी करती थी। राजेश पहले अलीगढ़ में रहते थे। इनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी, लेकिन इनकी पहली पत्नी से बनी नहीं तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बिजनौर आ गए। उन्हीं दिनों इन्होंने गाजियाबाद की बबीता से शादी कर ली। ये 20-22 साल पहले की बात है। इधर जब बबीता ने ब्यूटी पार्लर शुरू किया तो यहाँ जॉब की तलाश में रोमा आई थी। यहीं से रोमा और बबीता की मुलाकात हुई। रोमा के 2 बच्चों के जन्म के बाद इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब रोमा की जिम्मेदारी में 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। धीरे धीरे रोमा और बबली की गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के घर पर आने जाने लगे। अब चूंकि रोमा के पति की मृत्यु हो गई तो राजेश रोमा का सहारा बन जाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। उस वक्त रोमा के बच्चे बहुत छोटे थे। ये दोनों ही बच्चे राजेश को पापा कहते हैं। राजेश के तो अपने कोई बच्चे थे नहीं, इसलिए रोमा के बच्चों द्वारा पापा बोलने की वजह से इन्हें बहुत अच्छा लगता था और ये उन्हें भी पिता जैसे ही प्रेम करते थे। रोमा के बच्चों के जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे वो स्कूल के सर्टिफिकेट हों, कॉलेज के सर्टिफिकेट हों, आधार कार्ड हो, जितनी भी चीजें हों, सब पे राजेश का नाम ही पिता के तौर पर था। यही नहीं, रोमा के आधार कार्ड पर भी पति के नाम की जगह राजेश अग्रवाल का नाम था। उधर राजेश अग्रवाल की दूसरी पत्नी बबीता को इन सब चीजों की कोई भी भनक नहीं थी। उधर जब राजेश और रोमा की प्रेम कहानी शुरू हुई तो समय के साथ रोमा के बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब ये हुआ कि शादी इन्हें कर लेनी चाहिए, लेकिन राजेश अपनी दूसरी पत्नी बबीता से बहुत प्यार करते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए राजेश ने रोमा से शादी करने से मना कर दिया। अब बस यहीं से प्रेम कहानी में खटास बढ़ने लगता है। फिर भी राजेश ने बच्चों से प्रेम बरकरार रखा, उनका ध्यान रखते थे, जो जरूरत हो वो ला कर देते थे, पढ़ाया लिखाया। राजेश के पास तो पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उधर रोमा का दिल टूट चुका था क्योंकि राजेश ने शादी करने से मना कर दिया था। उम्र भी निकलती जा रही थी। इसी में ही रोमा का सहारा बना मुकेश। दोनों कहीं पर मिले थे, इनमें बातचीत बढ़ती है, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसी में ही मुकेश को पता चला कि रोमा पहले राजेश नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी, उसके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी और पैसा है। ये सब कुछ देखकर इसने रोमा से कहा, देखा जाए तो राजेश का कोई वारिस नहीं है, उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद किसे जानी चाहिए? वो जाने चाहिए तुम्हारे बच्चों को, यानी तुषार और उसकी बहन को। रोमा भी पहले इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन अब मुकेश ने आग में घी डाल दिया। तुषार भी अब बड़ा हो चुका था। घी की सुगंध से ये भी रोमा और मुकेश की बातों में चला गया। यहीं से ये लोग कत्ल की साजिश रचना शुरू कर देते हैं। अगर बबीता और राजेश रास्ते से हट गए तो उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रोमा के बच्चों का हो जाएगा। रोमा का आशिक मुकेश था, इनडायरेक्टली मुकेश का नाम भी प्रॉपर्टी में आ जाएगा। मुकेश का एक कजन भाई था धीरज। पुलिस के सामने एक और चीज आई कि धीरज और मुकेश ने मिलकर राजेश अग्रवाल को 7 लाख रुपए का लोन दिलवाया था। ये दोनों ही उस लोन की गारंटी लिए थे कि राजेश पैसे चुका देगा, भरोसे का है। इसमें भी एक एंगल आया कि राजेश की मृत्यु हुई तो लोन भी कोई चुकाने वाला नहीं रहेगा। इन्होंने तो बस गारंटी ली थी कि राजेश चुका देगा, लेकिन लोन पूरा करने का काम तो राजेश का ही था। यानी वो लोन के 7 लाख रुपए भी इनके हो जाएंगे। यही सब प्रॉपर्टी, जायदाद, पैसों की लालच, सब कुछ कब्जा करने का लोभ इन्हें कत्ल की साजिश रचने को मजबूर कर दिया। 28 फरवरी को जब दोनों ही शव दफन हो गए घर के आंगन में, तो रात में रोमा की बेटी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे जमीन के नीचे से कोई चीख रहा हो। पूछताछ के दौरान रोमा की बेटी ने यह बात पुलिस को बताई थी। यह भी हो सकता है कि राजेश और बबीता की मृत्यु हुई ना हो, यानी उनको जिंदा ही दफन कर दिया गया। इन अपराधियों ने भी बताया कि कत्ल करने के बाद इन्होंने उन्हें चेक नहीं किया था कि वो जिंदा है या मर चुके हैं। जब वो अनकॉन्शियस हो गए तो जमीन में उन्हें दफन कर दिया गया। तो रात में ऐसी आवाज सुनने के बाद रोमा की बेटी घबरा गई और अपनी माँ को इस बारे में बताया। माँ ने इसे समझाया कि वो वहम होगा, तुम सो रही थी, तुमने सपना देखा होगा। इस बेटी को नहीं पता था कि इसकी माँ और भाई ने मिलकर राजेश और बबीता का कत्ल कर दिया है। जब 1 मार्च की सुबह हुई तो रोमा की बेटी और बेटा तुषार तीनों हल्द्वानी घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसमें एक प्लान था कि फोन की लोकेशन से पुलिस को घुमाना था और दूसरा था कि रोमा की बेटी को बहकाना था ताकि ये पिछले रात की आवाज को भूल जाए। ये लोग अपना घूमते फिरते हैं। 2 मार्च के दिन हल्द्वानी में ही तुषार ने एक महिला से घर पर फोन करने की हेल्प मांगी। तुषार ने पहले से ही राजेश और बबीता का फोन रख रखा था।
इसने उनमें से किसी रिश्तेदार का फ़ोन नंबर निकाला और राजेश बनकर कॉल किया। इसके बाद ये लोग हरिद्वार, नैनीताल, पूरा हल्द्वानी घूमते हैं। कुछ दिन तक तो ये घूमे फिरे। फिर तुषार ने बबीता और राजेश का फ़ोन एक ट्रेन में छिपा दिया। ये ट्रेन मुरादाबाद जाने वाली थी। ट्रेन में ही फ़ोन पड़ा रहा। धीरे धीरे इसकी बैटरी खत्म होती गई और स्विच ऑफ हो गया, जिससे लोकेशन भी बंद हो जाती है। फिर भाई बहन और माँ अपने घर पर आ जाते हैं। रोमा ने सीधे अपनी बेटी को उसके नानी के घर पर भेज दिया। बोला कि कुछ दिन वहाँ पर रहकर आना, क्योंकि रोमा को डर हो गया था कि अगर पुलिस यहाँ पर आई तो उनकी बेटी कुछ ना कुछ बता सकती है पुलिस को। इसके बाद तुषार और रोमा दोबारा स्कूटी लेकर हरिद्वार बस स्टैंड पर गए। रोमा पहले स्कूटी से उतर गई और तुषार ने स्कूटी पार्किंग एरिया में पार्क कर दी। फिर ये वापस बिजनौर आ गए। पुलिस ने वो स्कूटी, जिस गाड़ी से राजेश को रोमा के घर पर लाया गया, वो गाड़ी, कत्ल में यूज किया गया हथियार, मोबाइल फोन्स, सारे सबूत पुलिस ने बरामद कर लिए, जुटा लिए। अब रोमा, इसका बेटा तुषार, इसका आशिक मुकेश और मुकेश का कजन भाई धीरज सब गिरफ्तार हो चुके हैं। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। राजेश और बबीता के पोस्टमार्टम में आया कि राजेश के गले पर निशान मिले और सर पर भारी चीज से वार किया गया था। वहीं बबीता के केवल गले पर निशान मिले। इनकी मृत्यु दम घुटने से हुई थी। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।